तो 26 नवंबर हम सब जानते हैं कि ये जो है हमारा भारतीय संविधान का जन्म दिवस है एक तरह से। दुनिया में हर चीज का जन्म होता है, इसी तरह हमारे भारतीय संविधान का जो जन्म है वो 26 नवंबर है। और मेरे एक साथी का तो मानना ये था और मैं भी उसकी बात से सहमत हूँ। वो हमारे आदरणीय धर्माचार्य रतन प्रिय जी हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण जो तत्व लिए गए हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो यदि इसको ही हमें बार-बार हर हर एक घर में पहुँचाने का काम हम लोग करें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ और भी कई हमारे साथी इस बात से सहमत हैं कि ये जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का, ये प्रियम्बल वास्तव में देखा जाए, ये प्रियम्बल ही नहीं बल्कि एक एक दस्तावेज है जो हमारे पूरे भारतवर्ष को एक अच्छे मार्ग पे ला सकता है। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, मैं तो यहाँ तक मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले, मैंने व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छे उच्च यूएन के मैं उनका नाम नहीं याद नहीं आ रहा। उन्होंने लिखा है कि मतलब मैंने बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया है और लेकिन मुझे भारत का जो संविधान है वो सबसे उत्तम लगा, सबसे अच्छा लगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारत के संविधान को यदि दुनिया में सभी देशों में लागू कर दिया जाए, तो दुनिया में जो भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब जो है केवल 5 साल में ही दूर हो सकती है। ऐसा उन महोदय का मानना था। और तो ऐसी क्या चीज़ है इस भारतीय संविधान के अंदर और कितनी मुश्किलों के साथ बाबा साहब इस संविधान सभा में पहुँचे। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको बताने का मैं प्रयास करूँगा। और संविधान के बारे में जो जो ख़ास चीज़ है, जो प्रियम्बल की जो ख़ास चीज़ है, तो वो हमारे जो सील हैं, बौद्ध धर्म में जो सील हमें पढ़ाए जाते हैं या सीलों का आचरण, जो शीलाचरण है, तो शीलाचरण के करने से ये जो प्रियम्बल है कैसे अफ़ेक्ट करते हैं, या कहना चाहिए इनका डायरेक्ट संबंध जो है हमारे शीलाचरण से है। हम शीलाचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम वो जो प्रस्तावना जो है उससे हमारा कनेक्ट हो सकता है, उनसे हमारा संबंध बन सकता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब हम भारतीय संविधान का सही तरह से आचरण कर सकते हैं। भारतीय संविधान को सही तरह से हम मान सकते हैं और एक एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं पूरे भारत में, दुनिया में। तो ये कैसा है, ये किस तरह से काम करेगा, इससे पहले मैं बाबा साहब की जो संघर्ष कहानी है, किस तरह से मतलब बाबा साहब इस मतलब संविधान सभा में पहुँचे, तो थोड़ा-सा एक रेफ़रेंस देना चाहूँगा। तो ये रेफ़रेंस है 1925 से स्टार्ट होता है। 1925 में जैसे बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पर उन्होंने झेला था, बचपन से झेला था, यहाँ पर किस तरह की असमानता है, छुआ-छूत है और बहुत सारे अंधविश्वास है, अंधविश्वास से ग्रसित ये भारतवर्ष है हमारा। और तो इस तरह से भारतवर्ष जो है बहुत ही एक तरह से ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा था। तो ये बाबा साहब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा भी और झेला भी। और इतने हाई क्वालिफ़ाइड होने के बाद भी उनको कितना अत्याचार या कहना चाहिए छुआ-छूत का जो वो दंश है या दुःख है या उसको झेलना पड़ा बाबा साहब को। इतने बड़े भारतवर्ष में मतलब इतने हाईली क्वालिफ़ाइड आदमी को एक मकान नहीं मिल पा रहा था, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये एक ऐसा भारतवर्ष है जो एक हाईली क्वालिफ़ाइड या बाहर से पढ़े हुए लोग जो केवल किस लिए? क्योंकि वो दलित दलित था, अछूत था, इसलिए। तो ये तो मैं कहानी मैंने तो 1925 की बात है। तो 1925 में जो वायसराय होते थे पहले, लॉर्ड गवर्नर, वो ही संचालन किया करते थे पूरे देश का। तो हमारे जो बाबा साहब उनसे मिलते हैं
और उनसे मिलने के बाद उनको बताया कि मतलब भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा इस तरह का हमारे लोग बहुत ही दर्द में जीवन, दुःख में जीवन, अशिक्षा में जीवन, मतलब कहना चाहिए मतलब हर तरह का अत्याचार, तिरस्कार ये लोग झेल रहे हैं। कैसे जी रहे हैं, कीड़े-मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो तब वो लॉर्ड गवर्नर ने उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुना और उन्होंने बताया कि आप जो जो आपके समाज की जो समस्या है, आपके समाज की जो परेशानी है, क्या मुझे आप लिख के दे सकते हो? बाबा साहब ने कहा, बहुत अच्छी तरह लिख के दे सकता हूँ मैं। तो ठीक है, आप मुझे लिख के बताइए, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ का क्या-क्या परेशानियाँ हैं? तब बाबा साहब ने एक 400 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया। वो दस्तावेज क्या, पूरे भारत की तस्वीर थी कि कहाँ-कहाँ पर किस-किस तरह से अत्याचार ये लोग करते हैं। तो वो पूरी तस्वीर जो है पहली बार फर्स्ट टाइम 1925 में मतलब लॉर्ड गवर्नर के सामने रखी। तो लॉर्ड गवर्नर के सामने जब वो मुलाकात करने जाते हैं, वो दस्तावेज लेके जाते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने कहा कि क्या मैं ये आपका दस्तावेज जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी, क्या मैं उसको उसके उसके पास भेज सकता हूँ? बाबा साहब ने कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मतलब महारानी इस समस्या को खुद देखे कि यहाँ के किस तरह से मतलब आप हर जगह न्याय करते हो, लेकिन यहाँ के भारत के लोग जो दलित हैं, उनके साथ कैसा अन्याय होता रहा है। हज़ारों-हज़ारों साल से अन्याय होता जा रहा है और हमें हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि उसके उसके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए आप कुछ काम करते हो। तो वो 400 पेज का दस्तावेज महारानी के पास भेज दिया जाता है। महारानी ने बहुत ही गहनता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक कई सारे दिन लगा करके उसका चिंतन मनन किया। उसको पढ़ने के बाद फिर वो जो है, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि वो जो साइमन कमीशन जो आया था, वो साइमन कमीशन ही उसी समय आया था। बाबा साहब की जो रिकमेंडेशन थी, बाबा साहब ने जो पूरे भारत का जो एक तस्वीर खींच करके महारानी को आईना दिखाया था। महारानी को दिखाया था कि हमारे भारतवर्ष में किस तरह से लोग रहते हैं। तो महारानी ने जब साइमन मतलब एक मीटिंग बुलाई और उसका नेतृत्व साइमन नाम के साइमन जॉन थे। उनके नेतृत्व में भारत में एक डेलीगेशन भेजा गया। वो डेलीगेशन क्या था कि जो बाबा साहब ने कहा, उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब वैसे ही तो नहीं कह रहे हैं। तो वो वो जो साइमन कमीशन आया और उन्होंने देखा कि मतलब ये, और हर जहां भी जाते थे साइमन कमीशन, तो वहां से साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, क्योंकि वो भारत की जो सही तस्वीर है उसको दिखाना नहीं चाहते थे। ये सामान्य लोग जो थे इतने चालाक थे, उसके पास जाने मतलब दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका उसका साइमन कमीशन का जगह-जगह हर शहर में विरोध हुआ कि साइमन गो बैक। उसके बाद जो साइमन कमीशन बाबा साहब से मिलता है, ये क्या चक्कर, क्या ये हम गो बैक क्यों? उन्होंने कहा कि ये इसी तरह से तो ये अत्याचार करते हैं, ये दिखाना चाहते ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छा, तो उन्होंने कहा, "जो चलो तुम हम मैं आपको सही तस्वीर दिखाता हूँ।" तो वो एक गाँव में ले जाते हैं। साइमन कमीशन को एक गाँव में ले जाते हैं बाबा साहब, और वहाँ पर जो अछूत दलित जाति के जो लोग थे, उनको पहले ही उन लोगों ने पढ़ा के रखा हुआ था कि आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो फिर वो उससे पूछते हैं, जो दलित लोग थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या आपके साथ छुआ-छूत का बर्ताव होता है? नहीं साहब, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा, तो अच्छा चल रहा है, तो फिर बाबा साहब जो कहते हैं, उन्होंने अच्छा, उन्होंने उसका नाम लेके पुकारा, जो दलित आदमी था, जो ऐसे कह रहा था, अच्छा, तो अच्छा, आप ऐसा करो, ये जो पास में कुआँ है ना, ये हम बैठे यहीं, तो उसमें से पानी लेके आओ, हमें प्यास लग रही है, पानी पिएँगे हम लोग। तो वो जो है, वो पानी लाने के लिए हिचकिचाया। पहले बहुत देर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर बाबा साहब ने कहा कि क्या बात होगी? आप जाइए ना, पानी लेके आइए। तो फिर बाद में उसने मजबूरी में बताना पड़ा उसे, सच्चाई बतानी पड़ी। उसने कहा, "नूर साहब, अभी तो मैं पानी लेके आ जाऊँगा, आपको पिला भी दूँगा, लेकिन बाद में मेरा क्या हाल करेंगे ये लोग, आप मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते।" तब साइमन कमीशन एक्चुअल जो सच्चाई थी उसको जान गया था कि ये लोग कितने चालाक हैं यहाँ के लोग। ये मतलब जो सच्चाई है, और वो वही सच्चाई ये आज भी दबा के बैठे हुए हैं। आज भी हमारे हमारे जो समाज के लोग हैं, या बाबा साहब की जो सही छवि है, या संविधान जो देना चाहता है,
उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। भारतीय संविधान जो कहता है उसमें जो प्रियम्बल जो है, वो प्रियम्बल इन लोगों की गले की हड्डी बनी हुई है एक तरह से देखा जाए, तो उसको लागू नहीं करना चाहते और जगह जगह मतलब ये प्रोपोगंडा करते रहते हैं। तब साइमन कमीशन ने सोचा ठीक है, सही है। तो उस उन्होंने फिर जो है उन्होंने कहा ठीक है, ये बात चलती रही, आगे बढ़ती रही और फिर उसके बाद जो है ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन जो है वो उसी का ही परिणाम था। उन्होंने कहा कि अपने-अपने जो प्रतिनिधि हैं, हर समाज के प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी मतलब वहाँ से मतलब इंग्लैंड जाएगा। तो इसीलिए दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब को चुना गया। बाबा साहब गए पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर उन्होंने अपनी बात बड़ी अच्छी तरह रखी। फिर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने बात रखी। इस तरह से जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो मैं बड़े दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म पे पहली बार बाबा साहब ने भारत की सही छवि रखी। जो भारत का जो एक तरह से दलित समाज का जो शोषण करने वाले लोगों का जो चिट्ठा जो है, वहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मतलब बाबा साहब ने खोल के रखा। वो सभी लोग जानते हैं किस तरह का भाषण बाबा साहब ने दिया। वो उस समय के पेपरों में दुनिया में ये सारी बात फैल गई कि भारत के लोग किस तरह के लोग हैं। तो जब इस तरह का आकलन उन लोग विदेशी लोगों ने किया, इस तरह भारत में इस तरह आदमी से आदमी नफ़रत करता है क्या? हैं? इस तरह के लोग हैं वहाँ के। तो जब इनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई तो तब उसके बाद इन्होंने क्या काम करा इंग्लैंड से एक बहुत ही एक ऐसा अध्यादेश जारी हुआ, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश सरकार ने जारी किया। वो क्या अध्यादेश था? वो था कि मतलब डबल मताधिकार। डबल मताधिकार मतलब ये ब्रिटिश सरकार ने मतलब पास कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है 20 अगस्त शायद 20 अगस्त 1932 से मतलब ये अध्यादेश लागू हो जाएगा, ऐसा मतलब उन्होंने पास कर दिया। इससे पहले ही फिर ये सारी खबर जो है गांधी जी को मिल जाती है। तो गांधी जी तो बहुत एक तरह से वो चाहते ही नहीं थे कि इन्हें डबल मत का अधिकार मिले। ये हमारे जो गुलाम बने हुए दलित समाज जो गुलाम है, ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या है कि गांधी जी ने क्या काम करा, आमरण अनशन का एक तरह से वो आमरण अनशन करने के लिए जो उसको जो गवर्नर को चिट्ठी लिखी और ब्रिटिश जो इंग्लैंड महारानी उसको चिट्ठी लिखी। अगर मेरी बात को नहीं माना गया तो मैं इस तारीख से 20 सितंबर 1932 से मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। तो अब ये जो समाचार पूरे भारत में पूरी दुनिया में फैल गया कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं और वो सही टाइम पे 20 सितंबर को बैठ गए। तो ये बात थी जो पूना में येरवड़ा जेल है, वहाँ पर गांधी जी थे तो वहाँ जेल में ही अनशन करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस अनशन का परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से खलबली मच गई। मतलब जो बड़े-बड़े लोग थे वो कहने लगे भई ये हो कैसे गया? ये किस तरह हो गया? तो उनके पीछे जब पता लगा कि इसके पीछे बाबा साहब थे, ये सब कुछ कराने के पीछे। तो बाबा साहब को फिर मनाने की कोशिश की गई बहुत। तो तो उन्होंने बाबा साहब को बहुत बड़ी-बड़ी धमकी भी आने लगी। बाबा साहब को कहा गया कि अगर आप जिस समाज का आप मतलब इतनी पैरवी कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से आप अपनी बात रख रहे हैं, तो वो समाज को ही हम मार देंगे, वो रहेंगे नहीं, आप किसके लिए पैरवी करोगे? तो इस तरह की धमकी में, दबाव में आकर के बाबा साहब ने ये समझौता किया है, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो ये जो पूना पैक्ट वो सब जो हुआ, वो आरक्षण का जो प्रावधान वहीं से शुरुआत होती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि आरक्षण जो है 2 तरह से है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण जो मिलता है 2 तरह का आरक्षण है। एक तो जो हर 10 साल में जो ये हमारी असेंबली के जो लिए आरक्षण होता है, जो जैसे 131 जो सांसद चुने जाते हैं या असेंबलियों में जो जो एमएलए चुने जाते हैं, उनका रिजर्वेशन होता है, वो हर 10 साल के बाद जो है, वो ऑटोमेटिक ये बढ़ा देते हैं अपने आप ही, संसद में पास कर लेते हैं। लेकिन जो नौकरियों में जो आरक्षण होता है, वो परमानेंट आरक्षण है। उसे कोई हटा नहीं सकता। इन्होंने क्या है, इसको तो हम मतलब ऐसा कोई कानून है नहीं कि जो हम इसको संविधान में फेर-बदल कर सकें या इनकी नौकरियों का आरक्षण खत्म कर सकें
इसलिए इन्होंने क्या तरकीब सोची कि जो सरकारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है उनको ही प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। मतलब ये आज का टाइम बता रहा हूँ। उस समय तो ये प्रोविजन हुआ था, मतलब ये परमानेंट रहेगी हमारी आरक्षण वाली व्यवस्था। तो इस तरह से जो ये लागू हुआ और बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद ये चीज हमारे बीच में लाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें जो एक संविधान सभा का गठन हुआ और उस गठन से पहले उसमें, क्योंकि वही लोग उसमें भाग ले सकते थे जो एक तरह से चुन के जाते, मतलब अपने अपने क्षेत्र से चुन के जाते। तो उस समय क्या था हुआ कि इनका बाबा साहब का एक सचिव हुआ करता था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं रहा। वो सचिव के सामने तो कांग्रेस पार्टी थी उस समय सर्वे सर्वा, उन्होंने बाबा साहब के सामने उसी को खड़ा कर दिया। तो जब कांग्रेस खड़ा करती तो स्वाभाविक है, बाबा साहब का इतना प्रचार प्रसार था नहीं, तो बाबा साहब हार गए। जब बाबा साहब हार गए तो पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि जो दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं, जो दलितों के बहुत बड़े हिमायती हैं, तो जब वही पार्लियामेंट में नहीं जा पाएंगे तो हमारे हितों की रक्षा करने वाला कौन रहेगा। तो ये सब देखते हुए तो यहाँ से बंगाल से एक जोगेंद्र मंडल थे, जोगेंद्र मंडल, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाबा साहब को। वो भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिख के बाबा साहब को कहा कि आप यहाँ से बंगाल से इलेक्शन लड़िए, हम सब मिलके आपको जिता के भेजेंगे। तो वो बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ का जो बहुत बड़ा गठजोड़, जो मुस्लिम समाज है और दलित समाज है और जो सिख समाज है, इन्होंने तीनों मिलकर के बाबा साहब को जिताया और रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मतों से। उस समय के जितने भी पूरे भारत के दुनिया इतने मतों से जीत के आए हैं। फिर इन्होंने क्या चालाकी करी, जो जब उसी समय पार्टीशन का वो दौर चल रहा था, तो पार्टीशन में उन्होंने एक इंग्लैंड से जो उनको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया था और वो महारानी के पोते लगते थे। उनको अधिकार ये था कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को देना और कौन सा क्षेत्र भारत में रखना। तो इस तरह से तो उन्होंने फिर क्या षड्यंत्र रचा कि कि उस क्षेत्र को ही उससे कह करके जो अंग्रेज वहां से आया था उसे कह करके वो पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया वो। तो जब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो बाबा साहब तो उनको जाओ अब पाकिस्तान जाओ, ये लोग कहने लगे अब तो आप यहाँ के सांसद भी नहीं रहे, तो पार्लियामेंट कमेटी में कैसे आएंगे आप। तब उन्होंने बाबा साहब ने उससे उस अंग्रेज जो वहां से गवर्नर आया था, जो पार्टीशन का जो वो कर रहा था, उसने तो उस समय क्या था कि जो 50% से ज्यादा वाली आबादी है वो क्षेत्र भारत में रखना है और जो क्षेत्र जो है 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान को देना था। ऐसा कुछ निर्णय लिया गया था। लेकिन वहां पर जो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था जब बाबा साहब जीत के आए थे, वहां पर इसका उल्टा था। वहां पर मतलब हिंदुओं की और दलितों की, सिखों की और मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो इस तरह से वो क्षेत्र जाना नहीं था, लेकिन गलती से चला गया। इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि बाबा साहब को चाहते नहीं थे कि पार्लियामेंट में आए। तो इस तरह से जब बाबा साहब उनसे मिलते हैं, उन्होंने कहा देखो मैंने अपने दलितों के लिए मतलब एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये हजारों साल से बहुत ही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, वो इनको उभारना चाहता हूँ, इनको समानता का अधिकार देना चाहता हूँ और ये लोग नहीं चाहते कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मैं जाऊं। तब उसने उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा, उन लोगों को बुलाया, नेहरू कंपनी को बुलाया और उनसे कहा, उनसे मीटिंग ली, देखो ऐसा है, बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाना ये आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं वो जो पाकिस्तान में मैंने क्षेत्र दिया है उसको वापस भारत में ला दूंगा। तो फिर उन लोगों ने नहीं नहीं उसको पाकिस्तान में जाने दो, ये इस बाबा साहब को असेंबली में लाना हमारा अपना काम है। उसके बाद जो है वो जयकर जो थे मुंबई से जीते हुए थे, तो जयकर को उन्होंने हटाया और बाबा साहब को वहां से जिताया। इस तरह से ये संघर्ष की कहानी, मतलब बाबा साहब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंचे और फिर संविधान सभा के वो मेंबर बने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब थे। इस तरह से हम सब जानते हैं किस तरह से कितनी मुश्किलों के साथ वो संविधान को बाबा साहब ने अपने कंधों पर रात दिन एक करके
उस संविधान को मसौदा तैयार किया। तो बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब कि भारत में उन्होंने बहुत सहा और ये भी जानते थे किस तरह से हमारा मेरे समाज है, वो कैसी परिस्थितियों में रहता है। तो उसको जैसे मान लो यहाँ पर समता नहीं है, समता का मतलब हम सब जानते हैं। समता क्या मतलब, सबको समान दर्जा नहीं है, सबको समान अधिकार नहीं है, हैं? यहाँ पर तो स्त्री जाति का भी भेद किया जाता है। स्त्री को भी 2 दर्जे का नागरिक माना जाता था पहले। तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है कि भारत की 50% आबादी को जो जो महिलाएं हैं, उनको बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए। उन्होंने बराबर का अधिकार महिलाओं को भी दिया। और बाबा साहब का मैं कहता हूँ एहसान पूरे भारतवर्ष को मानना चाहिए। उन्होंने पूरे भारत को एक करके बना एक कर ये संविधान जो है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, वास्तव में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 जो महान तत्व हैं, ये और कहीं से नहीं, ये हमारे बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म मतलब कैसे डायरेक्ट मतलब इस प्रस्तावना को मतलब कनेक्ट करता है या इससे कैसे संबंध जोड़ता है, मैं इसकी थोड़ी एक बारीकी देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि वास्तव में जो हमारे जो जैसे 5 सील हैं, हिंसा है, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा। तो ये 5 जो सील हैं, इसके जैसे विरोध में, जैसे विरोध नहीं मतलब इसके, ये तो नकारात्मक सील कह सकते हो उनको। ये मतलब हिंसा मत करो, हैं? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है? व्यभिचार मत करो और नशा नहीं करो। लेकिन इसके जो सकारात्मक चीज जो हमारे आदरणीय जो इस संघ के जो नायक हैं या अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने जो टीबीएम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो बाबा मतलब बंदी जी ने खड़ा किया है, उन्होंने जो सकारात्मक जो सील दी है, तो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करे। तो ऐसा ऐसा कौन सा आचरण है जिसको करने के बाद ये समानता मतलब हमारे अंदर भी समानता आ जाए, हम सबको समान रूप से देखना शुरू कर दें। तो वो क्या है कि वो मतलब मैत्रीपूर्ण कर्म करके, मतलब मैत्री वाला जो आचरण हम करेंगे, मैत्री वाला आचरण मतलब ये होता है कि हेल्पिंग नेचर। और ये बुद्धिज्म से ही आ सकती है। ये बौद्ध धर्म का जब हम पालन करते हैं, बौद्ध धर्म के सीलों का गहराई से पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से तो बहुत सारी बीमारी जो है वो मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। इससे जो है ये एक मेन जो बुद्धिज्म का जो एक तरह से मुख्य तत्व है। बौद्ध धर्म में यदि मैत्री नहीं है तो बौद्ध धर्म ही भी नहीं है। तो ये पहला जो तत्व है, इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हम समानता का जो तत्व है हमारे अंदर आ जाएगा। और जब मेरे अंदर अपने समानता का तत्व आएगा या मैत्री वाला तत्व जब हमारे अंदर आएगा, तो निश्चित रूप से मैं सबको समान रूप से देखूंगा। मैं किसी से कोई घृणा, द्वेष नहीं रखूंगा, सबको बराबर का अधिकार देने का प्रयास करूंगा। इस तरह से जो ये मैत्री वाला जो है तत्व जो है, वो समानता वाले तत्व को, मतलब समानता की जो प्रस्तावना है जो बाबा साहब ने उसमें दी है, संविधान में दी है, तो उससे कनेक्ट करता है, उससे मतलब सीधा जोड़ देता है। तो हमें ये जो 5 जो सील हैं, वास्तव में देखा जाए इसकी गहराई से हमें इसका आचरण करना चाहिए। और वास्तव में जो इन सीलों का पालन नहीं करता, उसके लिए अलग-अलग धाराएँ बनाई गई हैं। और आप यदि गहराई से चिंतन मनन करेंगे, तो 5 सीलों का उल्लंघन करने के बाद कौन-कौन सी धाराएँ लगती हैं, वो धाराओं का भी आप आकलन कर सकते हो। तो ये जो हमारे लिए जो 5 सील जो दी गए हैं, तो वास्तव में देखा जाए हमें किसी तरह के डरने की, किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम 5 सीलों का पालन करेंगे, तो हम किसी के पास भी अपनी बात निडरता के साथ रख सकते हैं, अच्छी तरह से रख सकते हैं। बहुत मतलब उसमें एक तरह देखा जाए हम संविधान का पालन करने वालों में फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं, प्रथम नंबर पे आ सकते हैं। प्रथम नंबर पे कौन लोग आएंगे? जो सीलों का आचरण करेंगे। और शीलाचरण जो आप जानते हैं, शीलाचरण जो है हमारे बौद्ध धर्म का जो मुख्य तत्व है, वो वास्तव में देखा जाए वो शीलाचरण जो है हमारा एक तरह से प्रस्तावना को डायरेक्ट अफेक्ट करता है या डायरेक्ट हम प्रस्तावना से जुड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और टाइम भी हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैं वास्तव में देखा जाए ये जो भारतीय हमारा संविधान है, ये बहुत ही यूनिक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे ये ये संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना है, जैसे-जैसे हमारे घरों में जाएगी, जैसे-जैसे हमारे समाज में जाएगी, इसकी डेली चर्चा करो।
इसके मतलब इसके ऊपर तो हमारे शिविर भी होने चाहिए। तो ये जैसे जैसे ये हमारा प्रियम्बल हम सबको जगाएगा, वैसे वैसे ही मतलब ये हमारा बौद्ध धर्म और पीछे पीछे बाबा साहब, इनको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता, मतलब भारत में तो रोक नहीं सकता। तो बाबा साहब का जो फ्यूचर है वास्तव में बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, इतना ब्राइट है, ब्राइटनेस है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो है जो गिनीज बुक में जो लिखे जाते हैं ना, अगर आप गिनीज बुक में या उसमें आप टटोल के देखिए, खोज करके देखिए कि सबसे ज्यादा मूर्ति जो है दुनिया में किसकी है, तो पहले नंबर पे भगवान बुद्ध की मिलेगी। भगवान बुद्ध की मूर्तियां पहले नंबर पे सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे मूर्तियां किसकी पाई जाती हैं, तो दूसरे नंबर पे बाबा साहब की मिलेगी आपको। आप जान लीजिए कि बाबा साहब की मूर्तियां भारत ही नहीं, विदेशों में भी सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की हर एक शहर में मिल जाएंगी। शहर में कहीं की जगह मिल जाएंगी। अब तो हर एक घरों में मूर्तियां बाबा साहब की मिलती हैं, फोटो मिलती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब का जो फ्यूचर है, या बाबा साहब को एक तरह बाबा साहब का फ्यूचर का मतलब है कि हमारा फ्यूचर या दलितों का फ्यूचर वो बहुत ही उज्जवल है। और आगे आने वाले समय जो है वो दलितों का रहेगा, हमारे समाज का रहेगा और बहुजनों का रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया। आप लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार।